आवाज आ रही है सबको? राम राम साहब। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चेक करो अपने में। मेरी आवाज आ रही है सबको? राम राम भाई साहब। आप शेयर कर लें तो लोग जिन जिन को जुड़ना है वो जुड़ लेंगे। 3 मिनट, अभी 2 मिनट बाकी हैं। थैंक यू युवराज जी, थैंक यू सो मच। और आप सब कैसे हैं? अभी 1-1.5 मिनट में अपन शुरू करेंगे, तो आपसे मेरे को लंबी चर्चा भी करनी है थोड़ी सी। आप सब बढ़िया हैं? घर पे सब कुशल मंगल? थैंक यू मोनू जी। देव गुजर रवाना सर, मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूं और अभी रास्ते में हूं, काम पे लगा हुआ हूं। राम राम रोहिताश जी, कैसे हो? गुड इवनिंग हरी जी। तो सुरेंद्र, कभी भी मिल लो ना, आप मिलना चाहते हो कभी भी मिल लो, एनी टाइम। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं। आप सबके पास मेरा नंबर है, कभी भी फोन करो। अच्छा, 8 बज गए हैं, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम, राम राम। और मेरे को बहुत ज्यादा इसमें आता नहीं है, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो भैया देख लेना। मैं करीब 2-2.5 साल बाद आप सबसे फेसबुक लाइव पे जुड़ा हूं। एक बार मैं जुड़ा था जब पहली बार हमने बात करी थी, करीब 1 घंटा 1.25 घंटा बात चली थी। तब हमने राजस्थान की राजनीति और उसके गणित की बात करी थी आप लोगों से, लेकिन आज मैं वो बात नहीं करूंगा। आज सबसे पहले मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कल कर्नल साहब की जयंती का कार्यक्रम है। करौली के पास में गुडला है, 12 गांव बैसलाओं का गांव है, और गुडला में कर्नल साहब की जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में कर्नल साहब की जयंती के उपलक्ष्य में माननीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब कल सुबह पहुंचेंगे। जो भी आसपास हो, और गुडला के आसपास हो, गुडला के 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर, और जो भी व्यक्ति वहां आ रहा है, वो सुबह 9:30 बजे तक पहुंच जाए, जिससे कि हम सब मिल करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, और माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ। और मैं पूरे समाज की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं कि वो अपने कीमती समय निकाल करके कर्नल साहब की जयंती पर हम सब के साथ, पूरे समाज के साथ, पूरे क्षेत्र के साथ, और 12 गांव बैसला और गुडला के साथ अपने व्यस्त समय में से
थोड़ा सा समय निकाल करके आए, ये बड़ी बात है साहब। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। और आप सबको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम तो शुरू हो ही जाएगा सुबह सुबह, उसके बाद गीत होंगे, गोट होंगे, सारे कार्यक्रम होंगे, और उसमें आप सब आइए। ये शाम तक चलेगा। लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ के लोगों के आने की उम्मीद है, जो मेरे को फोन से पता चल रहा है। और जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सब से जो मेरे को फोन करे लोगों ने, मैं उनको तब भी कह रहा था और आपको भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से ये से कि अपनी अपनी जगह पर इस चीज को सेलिब्रेट करें, कर्नल साहब की जयंती मनाएं। और शाम को 8, सवा 8 बजे अपने अपने घरों में 5 दीपक जरूर लगाएं, स्वयं के घर में, और अपने घर के दोनों तरफ जितने घर हैं उन सबको भी 5-5 दीपक दे दीजिए, जिससे कि कल से राजस्थान में ये परंपरा शुरू हो कि राजस्थान में अब से 2 दिवालियां मने। एक तो जिस दिवाली पे हम हर साल दिवाली मनाते हैं, और दूसरी दिवाली हर साल 12 सितंबर को दिए जला करके कर्नल साहब के नाम से हो। और ये दिए, पहला दिया अच्छी शिक्षा का, दूसरा दिया अच्छे स्वास्थ्य का, तीसरा दिया पढ़ी लिखी माँ का, और चौथा दिया कर्जमुक्त समाज का, और 5वां दिया कर्नल साहब के नाम का। तो ये 5 दिए लगाएं कल। दूसरी बात मैं आपसे जो करना चाह रहा था, अब मैं जो मुद्दे की बात पे करना चाह रहा हूं वो ये है कि 9 तारीख को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग हुई, लंबी मीटिंग हुई, पूरे राजस्थान से लोग बाग पहुंचे। मैं चाहता हूं कि जो लोग ना पहुंच पाए, क्योंकि समाज में पूरी आरक्षण संघर्ष समिति केवल अमुक पदाधिकारियों की नहीं है, पूरे राजस्थान के एमबीसी समाज इसके भागीदार हैं, इसके पार्ट हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो काम वहां पे हुआ वो उसकी साझेदारी मैं आपके साथ करूं। जो जो चीजें अभी तक पिछले कुछ दिनों में हो गई वो मैं आपको गिनाना चाहता हूं। एक तो सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि बैकलॉग लागू हो गया। बैकलॉग क्या लागू हुआ ये समझना जरूरी है, क्योंकि बार बार लोग मुझे फोन करते कहते बैकलॉग तो लगा ही नहीं। भाई, बैकलॉग आने वाली जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी, नियुक्तियों की एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी, विज्ञप्ति आएंगी, उनके अंदर में लिखा होगा कि बैकलॉग लागू होगा SC ST के तर्ज पर। अर्थात अगर 100 की वैकेंसी है और समाज की तरफ से मात्र 20 ने भरी, 80 खाली रह गई, तो 80 जनरल से नहीं भरी जाएंगी, ये 80 अगली वैकेंसी जो आएंगी उसमें जुड़ जाएंगी। ये बात समझिए। मतलब अगर अगली वैकेंसी 200 आती हैं तो वो 200 नहीं होंगी, वो 280 होंगी। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिएगा। और ये वैकेंसीज जो बची हैं ये 3 साल तक अग्रेषित की जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल SC और ST में हुआ करता था अब तक। आप लोगों के संघर्ष से, जो आप लोगों ने साथ दिया, समाज ने साथ दिया, इसकी वजह से अब ये केवल MBC को ही नहीं, पूरी OBC को भी ये लागू होगा। तो हमारी कोई भी नौकरी खाली नहीं जाएगी। एक तो ये कार्य हुआ। दूसरा कार्य, MBBS की ट्यूशन फीस माफ हुई है सरकारी स्कूलों में, सरकारी MBBS में। और तीसरा, 1252 की जो नियुक्तियां पेंडिंग थी, जो पहले जो हम लोग 2020 में पटरी पे बैठे थे, वो पूरी हो गई। जो सैलरी स्ट्रक्चर जो रिवाइज होना था वो हो गया। अब प्रमोशंस के लिए बात हो रही है और बार बार सब लोग कहते हैं, तो मैं आपको ये भी क्लैरिटी दे दूं, जो मेरा स्टैंड है, संघर्ष समिति का स्टैंड है, कि कुछ लोगों के प्रमोशंस हो चुके हैं, और जिनके प्रमोशंस हो चुके हैं, और करीब 1252 में से करीब 350 कुछ करीब लोग हैं जिनके प्रमोशंस अभी नहीं हुए। जब सरकार से बात की जाती है, DOP में बात की जाती है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई ये वाला जो ऑर्डर दिया है, जिनके प्रमोशन हो गए, ये ऑर्डर जो दिया गया है ये DOP ने नहीं दिया, अमुक डिपार्टमेंट ने दिया। तो हमारा स्टैंड ये है, आप सबको क्लैरिटी के लिए, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो प्रमोशन की जो ऑर्डर है वो गलत है, तो जिस भी प्रशासनिक अधिकारी का सिग्नेचर है उस चिट्ठी पे, उसके ऊपर उसको दंडित किया जाए। और अगर आप उसको दंडित नहीं कर रहे हैं तो हमारे जो 350 बच्चे हैं उनको भी प्रमोशन दिया जाए।
बात तो ठीक है, ये हमारा स्टैंड है, इस पे हम अडिग हैं, इस पे हमारे झगड़े चल रहे हैं, बात चल रही है, काम हो रहा है। एक बात, ये बार बार नीचे 372 और 230 की बात आ रही है, तो मैं इसमें ये भी बता दूं आपको, इसके साथ में जो पुरानी प्रक्रियाधीन भर्तियां थी, ये सारी की सारी भर्तियां एक कमेटी बना करके डीओपी में है। डीओपी ने कहा है कि हम इसको देख रहे हैं, जैसे ही इसके ऊपर निर्णय निकलेगा हम आपको बता देंगे। मैं भी उसी उम्मीद से हूं कि ये काम जल्दी हो। अब एक बात और, बार बार मैं देखता रहता हूं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, मार्कशीट्स निकालते हैं, एडमिशन के डिटेल्स निकालते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे आरक्षण में ये मुसलमान कहां से आ गए। तो मैं आप सबको एक चीज समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझिए सब। हमारा आरक्षण जो है वो जाति के मुद्दे पर है, धर्म पर नहीं है साहब। अगर कोई मुसलमान है और गुर्जर है या एमबीसी समाज का है, राजस्थान का मूल निवासी है, राजस्थान में रहता है और अपने क्रीमी लेयर के नीचे आता है, अंतर्गत आता है, तो उसको आरक्षण मिलेगा। ये बात आप सब समझ लीजिएगा ढंग से। और हमारे एमबीसी में बंजारे भी हैं जहां पे मुसलमान होते हैं। तो इस चीज से आप बिल्कुल विचलित ना होइए। इन चीजों पे फोकस करने की जगह आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने मेरिट को ऊपर लाने पे फोकस करिएगा, वहां पर फोकस करिए। और एक चीज और, ये प्रोविजनल रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट में फर्क होता है। क्या हो रहा है कि जब गांव से कोई व्यक्ति फॉर्म भरता है, मैं समझाना इसलिए कर रहा हूं कि जरूरी है समझना, जब गांव के व्यक्ति या कहीं से कोई ई मित्र पे फॉर्म भरता है, कहीं पर अपने नाम के आगे, जैसे कोई यादव है या कोई जाट है या कोई राजपूत है या कोई शर्मा है या कोई भी है जो एमबीसी का नहीं है, वो अपने आगे ओबीसी की जगह अगर गलती से एमबीसी टिक कर देता है तो रिजल्ट में वो एमबीसी दिखता है। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाता है तब ये त्रुटि ठीक कर दी जाती है और वो सेगमेंट से आउट हो जाता है, डॉक्यूमेंट गलत होने के नाते। तो इस पे आप चिंता ना करें। और अगर आप किसी को ये लगता है कि वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है, गलत व्यक्ति को एमबीसी का आरक्षण दे दिया है, तो भाई साहब आपसे निवेदन है, आरटीआई लगा के उसके डॉक्यूमेंट्स निकलवा लीजिए, फिर अपन बैठ के बात करेंगे। मैं ये तो मोटी मोटी बातें हो गई। अब बात ये आती है कि हमें आगे क्या करना है। एक लंबी लड़ाई नई शुरू होने वाली है। मैं आप सबको बताऊं कि क्या है कि जो आरक्षण हमें मिला है, यह आरक्षण मिलने के बावजूद भी हमें ठीक से नहीं मिला, क्योंकि 5% आरक्षण मिलने के बाद नौकरियों में रोस्टर प्रणाली लगा दी जाती है। अर्थात यह है कि नौकरियां तो मिलती हैं पूरे राजस्थान के लेवल पे 5%, और फिर वो जो नौकरियां हैं उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके आप जिले तक बांट देते हैं। अब भाई जहां पर भी आपके 20 नौकरियां नहीं होंगी, 20 वैकेंसी नहीं होंगी, वहां पर आपको एक भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा 5% है। 100 में 5% मतलब 20 पर 1। इसकी लड़ाई लड़नी है हम सबको मिलकर के। लड़ाई ये है, मुद्दा ये है कि अगर 5% आरक्षण आपने राजस्थान को दिया है तो नौकरियां भी राजस्थान लेवल पे दी जाएं। आप लोगों को छांट लें, 5% आरक्षण देकर के हमारे 5 लोग रख लें, उनको पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको बांटना है बांटें, पहले हमको हमारा पूरा आरक्षण तो दें। नहीं तो स्थिति यह है कि आरक्षण मिल भी गया और नहीं भी मिला। ये बहुत ही समझी सोची साजिश है, क्योंकि सीटें खाली हो जाती हैं और फिर वो दूसरों से भर दी जाती है। हमको बहुत विचार करके इस चीज की लड़ाई लड़नी है, एक दूसरे से नहीं लड़ना है। हमको रोस्टर को ठीक कराने की लड़ाई लड़नी है। ये मैं उन सब युवाओं के लिए कह रहा हूं जिनका भविष्य में एग्जाम देने का टाइम आ गया है, जो 18 से लेकर के 27-28 साल के हैं। क्योंकि आरक्षण मिलने के बाद भी अगर ठीक से उसकी क्रियान्विति ना हो तो वो ना के बराबर है। तो ये एक नई बात है जिसके ऊपर हम सबको मिलकर के लड़ना है, एकजुट होकर के लड़ना है, और ये काम हमको करवाने हैं साहब। एक चीज और मेरा निवेदन है सबसे, मैं ज्यादा लंबी बात करूंगा नहीं। मेरी दिली इच्छा है, मेरे मन की इच्छा है, और मैं ये मेरी पीड़ा भी है जो मैं देखता हूं कि जो यूथ है, जो युवा है, वो
और महिलाएं जो अपने समाज की हैं, एमबीसी समाज की हैं, वो सकारात्मक राजनीति में उनकी भागीदारी नगण्य है, जीरो है ऑलमोस्ट। 70 लाख गुर्जर हैं राजस्थान में। अगर इसके 1/3 भी युवा हैं तो आप मान लीजिए कम से कम 15 से 20 लाख तो होंगे युवा। और आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कहां हैं? महिलाएं कहां हैं? जो बहनें हमारी यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में आती हैं, उसके बाद चली कहां जाती है? हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, कोई भी चीज हो, जहां पर भी हो, मैं चाहता हूं कि एमबीसी समाज के युवा अपना बल दिखाएं और अपने आप को वहां ऐसी जगह खड़ा करें कि लोग देखें, बोलें यार ये एमबीसी के युवा है और देखिए कितना बढ़िया कर रहे हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि अभी जो रिजल्ट आया था 3rd ग्रेड का और 1st ग्रेड का, इसमें बहुत सारे बच्चों ने जनरल फाइट करी और जनरल में निकल गए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो मैं चाहता हूं कि ये काम हो। हाँ, और एक बात जो नीचे लिख रहे थे अभी भाई साहब, देवनारायण योजना की बहुत बुरी स्थिति है साहब, हम सबको मिलकर के इसको ठीक करना है। देवनारायण बोर्ड में फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स बंद हैं। अब अगर स्कॉलरशिप्स बंद हैं और बच्चे के कॉलेज और स्कूल तो बोल रहा है कि भैया पैसे दो फीस के, और ये कह रहे कि जब तक फ्रॉड पता नहीं चलेगा हम फीस नहीं देंगे, तो आपने पैसे दिए भी नहीं, बच्चे को तो फीस देनी है। ये कर क्या रहे हैं ये लोग? हमको इसके लिए डट के काम करना पड़ेगा। हमको जरूरी है एक समझदार व्यक्ति की, एक सुलझे हुए व्यक्ति की। मैं नहीं कह रहा कि मैं हूं, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें देवनारायण बोर्ड में ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको इसके बारे में पता तो हो। आज की डेट में मेरे को अभी फोन आया था कल, कह रहे थे कि स्कूल में रोटियां नहीं मिल रही ढंग की। प्रॉब्लम है ये। हमको देवनारायण बोर्ड को ठीक करना है। स्कूटियों के फॉर्म्स बंद हो गए, स्कूलों के रिजल्ट अब आ रहे हैं। भाई अगर आपके सीधे हाथ को पता नहीं खेड़े हाथ में हो क्या रहा है, तो प्रॉब्लम तो खड़ी होगी, और हम सबको मिलकर करना है। इसमें ना तो कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई पार्टी, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा। ये हमारी पीड़ा है, इसको हम सबको मिलकर के ही ठीक करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आ रहा आपकी मदद करने के लिए। ये मुझको, आपको और संघर्ष समिति को बैठ करके और समाज को बैठ करके ही ठीक करना है। और इतना हम प्रण कर लें कि या तो ये लोग इसको ठीक कर लें, नहीं तो फिर हम इनको ठीक कर लेंगे साहब। खून पसीने से बनाई हुई, कर्नल साहब के द्वारा रची हुई देवनारायण योजना को हम गर्त में जाते हुए नहीं देख सकते। मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी चीजों के लिए खड़े हों। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी हमें पटरियों पे बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक हम लोगों के दिमाग में, विचार में, सोच में नहीं बैठेंगे, तब तक हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हमें पहुंचना है। और ये बात मैं आज की तारीख में इसलिए कर रहा हूं कि कल कर्नल साहब का जन्मदिन है, और हम ये प्रण करें कि ये जो छोटे मोटे जो थोड़े बहुत काम बचे पड़े हैं, इसको खत्म करें अपन मिल करके। बार बार ये एक नारा लगता है जहां भी मैं जाता हूं कि कर्नल तेरा मिशन अधूरा, विजय बैंसला करेगा पूरा। मैं चाहता हूं कि भाई साहब हम सब मिलकर के इसको पूरा करें, क्योंकि ये काम बहुत जरूरी है अब के लिए और आने वाली नस्लों के लिए भी। अब आपकी कोई बात है तो मुझे बताएं। मेरी तो छोटी सी इतनी सी बातें थी। थैंक यू राजेश जी। मैं काम तो करता हूं 24 घंटे, अभी भी कार्य ही कर रहा हूं। एमबीसी 233 का मैटर कोर्ट में लंबित है। अब आप ये देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं सबसे, और मैं तो खुली बात करूंगा भैया। मैटर कोर्ट में लंबित है, डेट आती है, तारीख आती है, जिस दिन बहस होने वाली होती है उस दिन तो एजी साहब पहुंचते नहीं, और जिस दिन पता होता है कि आज बहस नहीं हो सकती, उस दिन भर बैठे रहते हैं।
सरकार की मंशा ही नहीं है। जब सरकार के पास कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको आरक्षण इस तरीके से देना है, और जिसके अंदर एजी साहब के नुमाइंदे ने खुद कोर्ट में लिखित में ऑर्डर दिया है, तो या तो ये काम कर लो साहब, नहीं तो फिर हमको हो सकता है कि बहुत टेढ़ा काम करना पड़े, क्योंकि ये केवल 233 के बच्चों की नौकरियों का मैटर नहीं है, ये प्रोसीजर का मैटर है और हमारी सारी भर्तियों के अंदर इसका रिजल्ट निकलेगा। टीका टिप्पणी करने से भाई साहब कुछ नहीं होता, काम तो करने से होता है। आप हमारे ऊपर कितनी भी टीका टिप्पणी करो, अच्छी बात है, समाज के लोग हैं, अच्छा भी सुनेंगे, बुरा भी सुनेंगे, फूल भी खाएंगे, पत्थर भी खाएंगे, लेकिन काम तो करने से होते हैं साहब। हम कर रहे हैं, आप आए। हाँ, अब आई बात, आप लोग बार बार कहते हो कि एमबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट तो है ही, उसके अंदर बच्चों की नौकरियां लगी रही हैं, तो आप क्यों मांग रहे हो एमबीसी का सर्टिफिकेट? और अगर कोई भी व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति आपसे एमबीसी का सर्टिफिकेट मांगे तो आप कृपया उसका नाम, पता, डिटेल, डेजिग्नेशन लिख करके हमें दीजिए, हम उस व्यक्ति को सस्पेंड कराएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति सरकारी नियमों का, आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। सरकारी आदेश में क्लियरली लिखा हुआ है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जिसके अंदर एमबीसी की जाति लिखी हुई हो वो मान्य है। और आप ये देखिए, 1500 बच्चों को नौकरियां लगी अभी फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, उनके तो सर्टिफिकेट लग गए। तो कृपया केवल सर्टिफिकेट के लिए हल्ला करने से काम नहीं होगा। आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़ोगे तभी निकलोगे। बार बार इन सब चीजों की चर्चा करके अपना समय व्यर्थ वेस्ट ना करें, पढ़ाई करें। हमको बता दें, हम इशू ठीक कर लेंगे, ये हमारा काम है। आपका काम है पढ़ना, पढ़ करके मेरिट में आना और अपनी जिंदगी ठीक करना, जिससे कि हमारा समाज अच्छा हो पाए। मेरे को तो इतनी ही बात करनी थी भाई साहब। हाँ, एक बात और, क्योंकि बात आई चुनाव का, किसने लिख के दिया था। अपनी 72 सीटें हैं साहब, एमबीसी समाज की 72 सीटें हैं, जहां पर 30,000 से लेकर के 78,000 वोट हमारे हैं। ये आपका दम है, और इतना बड़ा दम होने के बावजूद भी अगर राजनेता जो सरकार में बैठे हैं आपकी बात नहीं सुनते, तो कहीं ना कहीं या तो उनमें गड़बड़ है या फिर हमें उनको ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि आप में वो शक्ति है कि अगर ये शक्ति हिला दी जाए तो सारा सिस्टम हिल जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, कल मिलते हैं गुडला में, मैं वहीं मिलूंगा आप सबको। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल पूरा राजस्थान दीपों से जल जाना चाहिए, जगमग हो जाना चाहिए, टिमटिम होना चाहिए, सोशल मीडिया, जिससे कि पता तो चले कि कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया फोटो, और जितने भी लोग अपने घरों में दिए जलाएं, वो सब फोटो खींच करके, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालें, जिससे सारी दुनिया को पता चले कि हम लोग उत्सव मना रहे हैं कर्नल साहब का, नई दिवाली मना रहे हैं, और एक ऐसा काम कर रहे हैं जो अभी तक हुआ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल नाइट, and wish you all the very best. And for all those people who are giving the exams and preparing for their exams, wish you all the very best. Do well, prosper. और जैसे कि हम पहले कहा करते थे, सब लोग कहते हैं कि आगे बढ़ो, तरक्की करो, छा जाओ और छाए रहो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय सर।